महरोसा शाह शावर के नीचे खड़ी हिचकियां ले लेकर पूरी तरह से रो रही थी। आज रात उसके लिए भारी थी। ये सोच बार बार जहन में किसी हथौड़े की तरह ज़र्ब बनकर लग रही थी कि वो किसी और के साथ एक बेडरूम में एक बेड पर किसी दूसरी औरत के साथ रात गुजारने वाला है। ये सोच ही उसको तकलीफ़ पहुंचा रही थी। उसके दिल जिस्म में एक आग भड़क रही थी। वो उस आग को ठंडा करने शावर के नीचे खड़ी अपने आंसू बहा रही थी। शाह, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? वो अपना चेहरा ऊपर करती ज़ोर ज़ोर से चीखती हिज़यानी अंदाज में बोली, क्यों हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा आपने शाह? क्यों? अपने पेट पर हाथ रखकर आंखें सख्ती से मीचते वो रो कर बोली। तभी पीछे से किसी के मजबूत हाथ उसके नाजुक हाथ के ऊपर अपना लम्स रखने लगे। नर्म गर्दन पर गर्म सांसों की तपिश, शावर से निकलते यक ठंडे पानी के बावजूद उसके पूरे जिस्म में हरारत बख्शने लगी। महरू, एक गंभीर नम सरगोशी उसकी समाज से टकराई तो वो तड़प कर पीछे मुड़ी। अपने सामने उसे उस वक्त देखकर वो खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और सिसकती हुई बेकरारी से अपने हाथ उसके चेहरे पर रखकर वो मुकाबिल के आंसुओं से तर चेहरे को देखती रह गई। ये तक भूल गई कि उसने सुबह उसके साथ किया क्या था। दस्तगीर शाह अली शाह को ऑफिसर्स के हवाले करने के बाद सीधा उसके पास आया था और अब उसे बिल्कुल भी वो तंग नहीं करना चाहता था। उसने सुबह उसे सिर्फ एहसास दिलाने के लिए वो सब कह गया था कि उसे एहसास हो जाए कि तकलीफ़ कहते किसे हैं। जब महबूब की वजह से तकलीफ़ मिलती है तो कितना दर्द होता है। जब वो बेडरूम में दाखिल हो रहा था तो वॉशरूम से उसकी चीख सुनकर वो परेशानी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे शावर के नीचे कपड़ों समेत देख वो बहुत तड़पा। उसके पीछे जाकर उसने उसे खुद से लगाया। शाह, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए। वो उसके चेहरे को थामकर नम लहजे में बोली। दस्तगीर शाह ने उसकी भीगी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाकर उसकी आंखों में देखने लगा। हम वहीं पर हैं। नहीं, आप यहाँ से चले जाएं। वो आपकी नई नवेली दुल्हन है, वो आपकी राह तक रही होगी। महरू, हमारी बीवी फ़िलहाल सिर्फ एक ही है जिसके हम बेहद करीब हैं। वो गंभीर लहजे में कहता उसके चेहरे को छू रहा था। अचानक से वो उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ पकड़ कर लेकर आया। उस वक्त वो जानता था कि इस महरोसा सुबह से रो रही थी। अब उसके लिए इतनी देर शावर के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं था। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर वो उसे सामने से पड़ी कुर्सी खींचकर बिठाते हुए उसके लिए एक आरामदेह सूट निकाल कर उसे पहनने का कहता खुद कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब महरोसा शाह बाहर निकली तो सफ़ेद आरामदेह फ्रॉक पहने हुए थी। दस्तगीर शाह उसे हाथ से पकड़कर बेड की जानिब ले जाने लगा। आप इस वक्त हवेली में क्यों नहीं हैं? वहाँ वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। वो आपकी बीवी है। जितना हक मेरा आप पर है अब उसका भी उतना ही आप पर हक है। आप प्लीज़ खयानत मत करें, उसे भी बराबर का हक दें जिस तरह आपने मुझे दिया था। वो बज़ाहिर तो उसे संजीदगी से कह रही थी, लेकिन ये सब कहते वो अंदर हौसला जमा कर रही थी, तड़प रही थी अंदर ही अंदर, उसे किसी और औरत के साथ जोड़कर। महरू, पहले हम कुछ खाते हैं, फिर हम वो सब बताएंगे जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ उठाना पड़ी आज ये सब। दस्तगीर शाह ने प्लेट में सालन निकालते हुए उसे देते हुए कहा तो उसके मुंह से सिसकी निकली। वो आगे बढ़ा और ख़ुद उसे खाना खिलाने लगा। दूर रहो कमीने जलील इंसान मुझसे। ये मत भूलो कि हम इस वक्त कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं। अगर गलती से भी हमारी आवाज़ बाहर चली गई ना तो 1 मिनट में ये लोग तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। वो दोनों पूरी रात हवेली में रात के 3 बजे वो दोनों पूरी हवेली में रात के 3 बजे के करीब सबूत ढूंढने निकले थे। रास्ते में जब उनकी नज़र एक खादिम पर पड़ी, वो जो उसके पीछे थी, तेज़ी से आगे बढ़ी और उसकी मजबूत कलाई पकड़कर सामने नज़र आते एक रूम में दाखिल हुई। और अब वो दोनों उस रूम में रखे एक अलमारी के अंदर थे। वो उसके पीछे खड़ा था। अचानक अपने दोनों हाथ आगे लाकर उसे खुद से लगाता उसकी गर्दन को छूने लगा तो वो शदीद गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए बोली, याद है लड़की कि हम इस वक्त कहाँ हैं? रही दूरी की बात, ये अब नामुमकिन है। अब आप हमारी रियासत की मलका बन चुकी हैं तो अब आप मरते दम तक हमारे साथ ही रहेंगी। वो गंभीर लहजे में कहता उसे और गुस्सा दिला गया। ये शादी मैंने तुमसे सिर्फ इस मिशन के लिए की थी ना कि तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अपने हाथों और मुंह को लगाम दो वरना मैं अच्छी तरह इन्हें लगाम देना जानती हूँ। वो सख्ती से उसके मजबूत हाथों को पकड़ते बोली, तो लगाम दो ना लड़की, हमने रोका तो नहीं है। वो उसका रुख अपनी जानिब करता हुआ बोला था।
छोड़ो मुझे तुम झूठे इंसान, इतनी जल्दी अपनी बात से कैसे मुनकर हो सकते हो? कैसे कह रहे थे उस दिन अपने साईं के सामने कि मैं ये सिर्फ मिशन के लिए इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, ये मुझसे कोई उम्मीद न लगाए। अब खुद ही मुझसे उम्मीद लगा रहे हो। वो उसे धक्का देते हुए बोली, लड़की पहले हम जो कह रहे थे ना वो सब सच कह रहे थे कि हमसे उम्मीद मत लगाना, और अब भी सच ही कहेंगे कि आपको जितनी मर्जी हमसे दिल लगाना है, हमसे मोहब्बत करना है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी हमारी तरह इस रिश्ते को कबूल कर रही हैं। शट अप, अपनी घटिया बकवास बंद करो। तुम्हें मुझसे ये 5 घंटे में मोहब्बत कैसे हो गई? हाँ, मुझे तो अब तुम मशकूक लग रहे हो। कहीं तुम मुझसे कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो? वो मुलाजिम के वहाँ से जाते ही अलमारी के पट खोलकर लात मारकर उसे बाहर गिराकर खुद उसके ऊपर चढ़कर उस अपने दोनों मजबूत हाथों को सख्ती से उसके दोनों मजबूत हाथों को सख्ती से जकड़ते हुए बोली। माँ मेहर खान को उस वक्त आलमदाद बहुत मशकूक लग रहा था। प्लान को बनाते हुए उन्हें 4 घंटे हुए थे और अब ये 5वां घंटा होने वाला था। तो फिर आलमदाद को इतनी जल्दी उसे प्यार का बुखार चढ़ा तो कैसे? प्यार घंटे दिन महीने साल नहीं देखता प्यारी, ये तो बस हो जाता है किसी भी लम्हे, किसी भी दिन या साल। मुझ जैसे जैसे मुझे हो गया इन 5 घंटों में, इतने मुख्तसर वक्त में हो गया ना तुमसे प्यार। स्टॉप इट जलील इंसान, दूर रहो मुझसे, अपने गंदे हाथ हटाओ मुझ पर से। माँ मेहर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते शदीद गुस्से से बोली, लड़की मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जो हमारे झांसे में नहीं आई, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई कमज़ोर प्यार की भूखी लड़की होती ना तो वो इस वक्त यहाँ नहीं हमारे बेडरूम में होती। वो उसे दूर करने के बाद भी बेबाकियत से बाज नहीं आया। उसकी तारीफ करते हुए आखिर में मायने खेज इशारा करते उसे शर्म से सुर्ख अनारी कर गया। कितने बेशरम हो तुम, लायर, कमीने, जलील इंसान। अगर वो लड़की तुम्हारे निकाह में ना होती तब भी तुम उसे अपने बेड तक ले जाते। हाँ, वो सख्त नज़रों से उसे घूरती हाथ उठाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके कमर से पकड़ने पर वो तिल मिला कर रह गई। तौबा लड़की, उसकी बात पर आलमदाद ने उसे दूसरे हाथ से अपने कान के साथ लगाया। लड़की, अब हम इतने भी बेगैरत नहीं कि हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए छुआ क्योंकि तुम शरई हैसियत से हमारी बीवी हो, कागजी ही सही, लेकिन हमें आपको छूने का मुकम्मल हक है। अगर आप हमारे जाल में फंस जाती ना तो हम यहीं पर अपना कब्जा जमा लेते। सुबह तक वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा था और उसे गुस्से से तिल मिलाते देखकर उसे बेहद मज़ा भी आ रहा था, वरना वो अपने दिल में उसके लिए कोई एहसास महसूस नहीं कर रहा था। वो शुरू से ही नाटक कर रहा था उसे चेक करने के लिए कि एक मर्द के करीब आने पर यह लड़की अपने नफ्स पर काबू रख भी सकती है या नहीं। अगर हमें इस तरह चोरों की तरह घुसना था तो तुम्हारे पीर साईं ने हमें निकाह करने पर मजबूर क्यों किया था? हम निकाह के बगैर भी तो यहाँ आ सकते थे ना। माँ मेहर ने उसे देखते हुए कहा। आलमदाद जो उस रूम से निकलने के बाद खामोश उसके आगे चल रहा था, उसकी बात पर झटके से मुड़ा, क्योंकि तुमसे और तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा हम दोनों शाह हवेली वालों को जानते हैं। अगर बगैर रिश्ते के हम रात के 3 बजे उन्हें उनकी हवेली के किसी बेडरूम में मिल गए ना तो वो पहले हमारे रिश्ते के मुतालिक पूछेंगे और फिर बाद में ये पूछेंगे कि हम यहाँ करने क्या आए थे। वो दोनों उस वक्त हवेली की ऊपरी मंजिल पर थे। आलमदाद ने आगे से बढ़कर उसे पीछे रखे सिंगल सोफे पर गिराया और खुद उसकी तरफ झुकते हुए संजीदगी से बोला, ये रूल जिस हवेली के मर्दों ने बनाए होंगे यकीनन, है ना विलेज मैन? वो उसकी इतनी कुर्बत पर शर्म से सुर्ख होने की बजाय आंखें उसकी आंखों में गाढ़े संजीदगी से बोली, हाँ सिटी वेमन, ये रूल्स शाह हवेली के सैयद अब्बास शाह ने बनाए हैं। वो उसके चेहरे पर रकम नागवारियत को देखता संजीदा लहजे में बोला, मैंने गांव पर बने जो आर्टिकल पढ़े थे ना वो सब सच होंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सब अपनी आंखों से देखकर। तुम सब गांव वाले मर्द कितने बड़े जालिम हो, हमेशा औरतों को क्यों डिग्रेड करने की कोशिश करते हो? खुद मर्द जो चाहे अयाशियाँ करते फिरे, फिर कोई भी गांव की औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो क्यों उसके लिए पंचायत लगाते हो तुम जालिम गांव के मर्दों? वो हमेशा गांव में औरतों के साथ हुए वाक़यात पर बने आर्टिकल्स पढ़ती थी। आज आलमदाद के मुंह से वही बातें सुनकर उसे एकदम से आलमदाद के साथ इस गांव के मर्दों पर भी गुस्सा आने लगा। नहीं लड़की, यहाँ सिर्फ औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता, मर्दों पर भी जुल्म किया जाता है। मिसाल हमारे पीर साईं हैं। आलमदाद ने बगौर उसके गुस्से से सुर्ख होती नाक को देखते हुए खूबसूरत चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट सजाकर गजलान साईं के बाबत बताया।
उस पर जुल्म करने वाले भी तो इस शाह हवेली के मर्द और गांव के मर्द ही थे। बहुत जालिम है ना मर्द, औरत को छोड़ते हैं और ना ही मर्द को, खुद को ज़मीनी खुदा समझते हैं। वो नफ़रत से कहती आलमदाद को सख्त हैरत में मुब्तला कर गई। उसकी आंखों में इतनी नफ़रत मर्दों के लिए देखकर पता नहीं क्यों आलमदाद को बेचैनी से ये बात जानने का तजस्सुस होने लगा। आखिर मर्दों से इतनी नफ़रत की वजह क्या है जो वो नफ़रत से मर्दों का नाम ले रही है? मर्दों से इतनी नफ़रत की वजह आप बता सकती हैं हमें लड़की? हमें शहर के मर्दों का पता नहीं, लेकिन हम गांव के मर्द बहुत ही नर्म दिल। और आलमदाद सोफे के हत्थों पर अपने दोनों हाथ जमा कर उस पर झुकते संजीदगी से पूछने लगा। माँ महर सोफे पर बेसकूनी से इधर उधर खिसकती सख्त नज़रों से उसे देखने लगी। आलमदाद मज़ीद आगे झुककर अपना चेहरा उसके करीब ले जाने लगा। ये देखते ही वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर गई। और बड़े रोमांटिक मिजाज वाले भी। क्यों मैडम, हम गांव वाले मर्द अपनी बीवी के साथ रोमांस भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं और उन्हें प्यार करने पर मजबूर भी बहुत जल्द कर देते हैं। अगर ये निकाह मोहब्बत की वजह से नहीं करते ना, तो हम इस वक्त ये सब भूल कर उस लम्हे को हसीन और एक यादगार कहानी बना देते। न जाने क्यों सोफे पर आंखों में मर्दों के लिए नफरत लिए बैठी लड़की को इस वक्त वो सुर्ख होते चेहरे के साथ शर्माते हुए देखने की ख्वाहिश करने लगा था। तुम इतने बेशर्म अपने साईं के सामने तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। यहाँ आते ही तुमने बेशर्मी की ज़ुबान बोलना क्यों शुरू कर दी है? माँ महर ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा। क्योंकि लड़की, सुबह से हमारी ज़ुबान में एक ख़राब किस्म की खुजली ने हमला किया था। आपसे बेशर्मी की ज़ुबान में बातचीत करने के लिए। मनहूस घटिया मर्द, पीछे रहो। हम यहाँ सिर्फ एक यूएसबी के लिए आए हैं, तुम्हारी इन चोंचलों को पूरा करने नहीं। वो आंखों में गुस्सा लिए हाथ उसके सीने पर रखती उसे पीछे धकेल कर उठते हुए सख्ती से बोली। आलमदाद उसके धक्का देने से 1 इंच भी नहीं हिला। हाँ, वो नीचे गिरने की एक्टिंग करता अपने कुशादा सीने पर हाथ रखकर मायने खेज नज़रों से उसे देखने लगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर हमारे चोंचलों को पूरा करने में हमारी मदद करें। वो ज़ुमाइनी लहजे में कहता उसे आग बगूला कर गया। फिर क्या कहती हैं आप लड़की? ये जगह भी एक रोमानवी और मौजू है हमारे चोंचलों के लिए। वो भारी आवाज़ में कहता उसे शानों से पकड़ कर बोला। माँ महर उस शख्स के गुस्ताख बातों पर अपने सर पर गुस्से से शोले भड़कते हुए महसूस करती, उसे भस्म कर देती नज़रों से घूरने लगी। गुलेरानियाँ सुबह से अपने रूम में बंद थी। अब रात के 11 बज रहे थे। वो सख्त परेशानी से उसके बेडरूम की जानिब बढ़ा। गुल, वो रूम में दाखिल हुआ तो उसे बेड पर बेसुध पड़ा देखा। वो तड़पा, पास ही एनी लेटी खेल रही थी। उसकी आवाज़ पर ज़ोर से हाथ पैर चलाने लगी। गुल मेरी जान, आंखें खोलो। वो बेड के करीब आकर उसे खुद से लगाते हुए बोला। तभी उसकी नज़र एनी पर पड़ी जो अपनी छोटी उंगली मुंह में डाले ज़ोर ज़ोर से उसे चूस रही थी। एनी शायद भूखी थी। ये देखकर वो तेज़ी से साइड टेबल पर रखे इंटरकॉम को उठाकर मेड को बुलाकर वापस गुलेरानिया की तरफ मुतवज्जो हुआ जो उसी तरह बेहोश थी। जी सर। मेड जब रूम में दाखिल होकर बोली, जाओ एनी को दूध पिलाकर इसे मेरे बेडरूम में सुला दो। आज की रात तुम भी उसके साथ वहीं रहना। वो मेड को हुक्म देने के बाद उसे देखने लगा जो खामोशी से आगे बढ़कर बच्ची को उठाकर वहाँ से जाने लगी। उनके वहाँ से जाने के बाद वो गुलेरानिया को उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसके जिस्म की हरारत को ठंडे पानी से कम करने के लिए वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हुआ और इतनी सर्दी में ठंड की परवाह किए बगैर उसके बुखार से तपते वजूद को पकड़े बगैर पेशानी पर बल डाले खड़ा रहा। जबकि उसके जिस्म की तपिश कुछ कम हुई तो वो उसे लिए रूम में दाखिल हुआ और बेड पर लिटाकर तेज़ी से अपनी भीगी हुई शर्ट को उतार कर नीचे फेंकने के बाद वो उसके जिस्म पर कपड़े चिपके हुए देखने लगा। अब इसे कैसे कपड़े पहनाऊं? वो उसकी जानिब देखते हुए बुड़बुड़ाया। नीम बेहोशी और होश में रहकर वो उसका नाम ले रही थी और आंखें हल्की वाक़ वो उसी को देख रही थी। शाह, तुम मुझे उसकी तरह तो नहीं मारोगे ना? तुम उसकी तरह हवस के लिए अपनी मोहब्बत का नाम लेकर तो मुझे नहीं छुओगे ना? नहीं जाना, मैं उन बेगैरत मर्दों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ औरत को हवस के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं तो अपनी जान को सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से हासिल करना चाहता था, उसके साथ मिलना उसकी रज़ा से चाहता था। लेकिन आज ये सब करके तुमने मुझे खुद अपने करीब आने पर मजबूर कर दिया। उसे खाना खिलाने के बाद उसके गिर्द अच्छे से शॉल उड़ाकर वो उसे बेड की तरफ ले जाकर उसे आराम से बिठाता, उसके पास बैठ गया। उसका हाथ पकड़कर कुछ देर वो उसे यूं ही देखता रहा।
आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे? वो उसकी जानिब देखते हुए नम आवाज़ में उससे ये सवाल पूछने लगी। दस्तगीर शाह ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर रखा। क्योंकि वो हमारी बीवी नहीं है, दस्तगीर शाह ने संजीदगी से कहा और उठकर बेड पर उसके पास बैठ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उससे निकाह किया है, फिर वो आपकी बीवी कैसे नहीं? उस्तानी जी, वो निकाह झूठा था। ये आप क्या कह रहे हैं? निकाह झूठा था? ये कैसे हो सकता है? निकाह कैसे झूठा हो सकता है? वो उसकी बात पर साकित रह गई। दस्तगीर शाह चेहरा ऊपर करता उसकी साकित नज़रों में देखने लगा। ये सब अली शाह को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया था, अपनी कज़न के साथ मिलकर, जिसके साथ हमने आपको निकाह का कहा था। अली शाह उसके भाई का कातिल है, और ये बात हमें हमारे एक्सीडेंट के वक्त, जब अली शाह हमें जान से मारना चाहता था, तब उसकी सच्चाई पता चली। तो हमने ठीक होते ही उसके कमरे की तलाशी ली तो हमें जहर की एक शीशी वहाँ से मिली, जो हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उनका कहना था कि यही जहर सालार शाह को भी दिया गया था। ये बात जानकर हमें अली शाह से सख्त नफरत हुई, और ये सच्चाई हमने दादा साईं से जब शेयर की तो फातिमा शाह, सालार शाह की बहन, वहाँ मौजूद थी। दादा साईं के रूम के बाहर खड़ी थी वो रात के वक्त दादा साईं को हमेशा दूध देने आती थी। उस दिन भी वो दूध देने आई थी। जब उसने अली शाह की सच्चाई सुनी तो वो गुस्से से अंदर दाखिल होकर हमसे कहने लगी कि उसे अपनी भाई के मौत का बदला अली शाह से लेना है। ये प्लान हम दोनों ने दादा साईं के रूम में बैठकर उस रात बनाया था। महरू, हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो यकदम अपने कान पकड़ते हुए बोला। महरूसा ये सब सुनती गुस्से से उसे पीछे हटाकर उठी और तकिया उठाकर उसे मारने लगी। दस्तगीर शाह, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। वो ज़ोर ज़ोर से उसे तकिया मारते हुए गुस्से से हाँफते हुए बोली। तभी अपने पेट में शदीद दर्द की लहर महसूस करती तकिया फेंक कर कराह कर अपना पेट पकड़कर रो उठी। महरू, आर यू ऑल राइट? दस्तगीर शाह, जो हंसते हुए उसका वार सह रहा था, उसे पेट पकड़कर रोते हुए देख परेशानी से उठा और शानों से पकड़कर बेड पर लिटाकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बेकरारी से पूछने लगा। नहीं, हम ठीक नहीं हैं दस्तगीर शाह। आपने तो आज हमें मार ही डालना था। अगर आप इस वक्त ना आते तो शायद हम सच में मर जाते। वो दर्द शायद उसके गुस्सा करने और ज़ोर से हिलने की वजह से उठा था। अब वो बेड पर सीधी लेटी हुई अपनी आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए बोली। अल्लाह ना करे महरू कि आपको कुछ हो। आप इस तरह की बातें करके इस हालत में होने के बावजूद हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर दी जाए। तो शाह जी, आपको रोका किसने हमें सज़ा देने से? हमें मान नहीं बनना, हमें बच्चा नहीं चाहिए शाह साईं। वो हिचकियाँ लेकर गजलान साईं की तरफ देखते हुए बोली। गजलान साईं हॉस्पिटल के कॉरिडोर से उसे लिए गुजर रहा था। अभी एक लड़की को ज़ोर से अपना सर पटक पटक कर स्ट्रेचर पर मारते हुए उनके सामने से ले जाया गया था, जो बुरी तरह से रो रही थी और दर्द से बेहाल ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उस मंज़र को देख नूरे हरम की सारी बहादुरी गायब होकर रह गई, क्योंकि लड़की को लेबर पेन की वजह से चीखते देख, दर्द में मुब्तला देख वो खासी डर चुकी थी। उस लड़की की तकलीफ़ वो और चीखों ने पूरे हॉस्पिटल के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। नूरे हरम तब से आंसू बहाकर बस यही रट्टा लगा रही थी कि उसे मां नहीं बनना, उसे बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? गजलान साईं जानता था कि वो क्यों डर रही थी, फिर भी वो उससे पूछने लगा। नूरे हरम, जो उसी की तरफ देख रही थी जहाँ उस लड़की को ले जाया गया था, उसकी बात पर सूं सूं करती अपनी मोटी शहद रंग आंखों से उसे देखने लगी। आपने देखा नहीं साईं, वो कितने पेन में थी और कितनी हैवी भी। हमें नहीं बनना आटे की बोरी, हमें नहीं चाहिए कोई बेबी। वो नाक को रगड़ते हुए रो कर बोली तो गजलान शाह उसकी बात पर बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करता हाथ आगे बढ़ाकर उसकी सुर्ख छोटी नाक को खींचता मायनी खेजी से मुस्कुरा कर बोला। हमें तो आपको आटे की बोरी बनते हुए देखने की ख्वाहिश हो रही है गुस्ताख लड़की। वो शरीर मायनी के इस लहजे में कहता नूरे हरम को डरा गया। वो तड़प कर उसके सीने में चुभती ये भूल गई कि वो उस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। शाह साईं, हमें नहीं बनना माँ, हमें शदीद नापसंद आई है ये बात। भला ये क्या बात हुई कि हम ही से सब क्यों बर्दाश्त करें? आपको बेबी चाहिए ना, आप किसी और से जाकर शादी कर लें। हम आपकी दूसरी शादी से बच्चे लेंगे तो ये कुर्बानी दिल को बड़ा करके हम देंगे, आपको किसी से शेयर करके। लेकिन हमें इस तरह लड़की की तरह मोटी बिल्कुल नहीं बनना। वो डरती हुई आंसुओं से भरी आंखों से गजलान शाह को देखते दूसरी शादी वाली बात बड़ी ही मुश्किल से अपने मुंह से निकाल गई थी। गजलान साईं उसके खौफ पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। हमें तो सिर्फ एक गुस्ताख लड़की से बेबी चाहिए, जो हमारी छोटी सी गुस्ताख बीवी है।
और गुस्ताख लड़की, आप ही हमारी पीरनी और जान बनकर ता क़यामत हमारे साथ रहेंगी। हमने दूसरी शादी नहीं करनी, सुना आपने? गजलान शाह ने शरीर लहजे में कहकर उसके खौफजदा चेहरे की तरफ देखा। नूरे हरम खौफ से कांप रही थी। गजलान साईं की बात पर अपने चेहरे पर पसीने के कतरों को वो शिद्दत से महसूस करती। अपना हाथ ऊपर करने लगी, जो किसी सख्त वजन की वजह से उठा नहीं पाई। तो नीचे नजरें करके देखने लगी तो अपने हाथ गजलान शाह के हाथ में लगे बैंडेज के अंदर पट्टी में मुकीद पाए। तभी उसे गजलान शाह की हथेली से फूटती नमी से सख्त खौफजदा होते वो रोते हुए अपने नाजुक हाथ को खींचने लगी, जो इतना आसान न था, क्योंकि उसने तो डॉक्टर को सख्ती से बैंडेज बांधने का कहा था। शाह साईं, हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो रोती हुई उससे दूरी कायम करते हुए बोली, डॉक्टर साहब, हमें भी इस बैंडेज में अपने हाथ कैद होते हुए देखना है। क्या आप हमारा हाथ शाह साईं के बैंडेज लगे हाथ के साथ कैद कर सकते हैं? नूरे हरम डॉक्टर के टेबल पर बैठी सामने एक छोटे से बेड पर बैठे पीर गजलान शाह के हाथ में बैंडेज लगाते डॉक्टर से कहने लगी, गुस्ताख लड़की। गजलान साईं की तंबीह भरी नज़रों ने उसे घूरा। क्यों? आप ऐसा क्यों देखना चाहती हैं? डॉक्टर साहब अपने काम में मगन नूरे हरम से पूछने लगे, जो बड़े ही प्यार से गजलान साईं को आंखों में देखती अपनी जगह से उठी और बेड पर उसके साथ बैठकर उसे छेड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर शरारत से उसके गालों को ज़ोर से खींचने लगी, क्योंकि हमें अपने पीर साईं से अब 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हम जब उनके साथ होंगे ना बैंडेज की वजह से, तो सुकून में रहेंगे। वो एक आंख दबाकर डॉक्टर के नीचे देखने का खूब फ़ायदा उठाती तेज़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ी और गजलान साईं के चेहरे को छूकर शरारत से डॉक्टर से बोली, मोहब्बत अपनी जगह है, मैं मानता हूँ एक महबूब बीवी को अपने शोहर की दूरी सख्त तकलीफ पहुँचाती है, लेकिन मेरी माने ये सोच आप दिमाग से निकाल दें, वरना बाद में आप दोनों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के ऊपर देखने पर वो तेज़ी से पीछे हटी। गजलान साईं का चेहरा सुर्ख रंग में बदलता जा रहा था। उस लड़की की बेबाक हरकत की वजह से वो ना मौका देखती थी और न जगह। जो देखो डॉक्टर क्या कह रहा है शरीर लड़की, हमें ही बाद में मुश्किल होगी, आप रहने दें, और हम ये हरगिज़ नहीं करेंगे। गजलान साईं ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, हमें तो करना है शाह साईं, आप मानते हैं या नहीं मानते, अगर हमें ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो हम कर गुजरेंगे, इसीलिए प्यार से कह रही हूँ मान जाए, वरना हम जो करेंगे ना डॉक्टर साहब के सामने वो आप भी अच्छे से जानते हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली, लेकिन गजलान साईं उसके लफ्ज़ों में छुपी धमकी को अच्छे से समझ गया था। उसका दिल किया कि अपना सर जाकर दीवार पर दे मारे। ये लड़की इतनी बेबाक क्यों है? वल्लाह यहाँ भी शुरू हो गई। वो अपने दिल में बुड़बुड़ाते हुए खुद से बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो कहती है आप वही करें। वो बेबस नज़र उस पर डालते हुए डॉक्टर से कहने लगा। नूरे हरम उसकी बात पर खुशी से अपना नाजुक हाथ उसकी मजबूत हथेली के ऊपर रखती उसे देखने लगी, जो अब सख्त नज़रों से उसी को घूर रहा था। नहीं, वो उस मंजर से निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंची तो चीख उठी। गजलान साईं उसकी चीख पर हंसते हुए अपना बैंडेज लगा हाथ ऊपर उठाकर बेबाकी से अपने लब अपने हाथ के ऊपर रखकर उसे अपनी आंखों की मस्तियों से बावर कराने लगा कि अब यह हाथ बैंडेज से बाहर तब निकलेगा जब तक वो नहीं चाहेगा। वो दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डाले खड़े थे, आसपास को भूल गए थे, जबकि सामने खड़े शख्स की आंखें उन दोनों को देखकर आग बबूला हुई। तभी किसी के कंधा हिलाने पर वो शख्स उन्हें नज़रअंदाज करता शदीद गुस्से से आगे बढ़ गया था।